आईने के पास बैठी हुई है। वो आईने को घूर घूर कर देख रही है। कुछ देर बाद अपने हाथ में पकड़े चाकू से वो अपनी उंगली काट लेती है। खून की धार उंगली से निकल पड़ती है। फिर वो उंगली से निकलती खून की बूंदों को जादुई आईने के ऊपर छिड़कती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, दिखा, दिखा मुझे, आज पद्मानगर में किसके किसके घर शादी है, दिखा। उसके बाद उस जादुई आईने में कुछ तस्वीरें उभरने लगती हैं। उन तस्वीरों में कुछ दूल्हा दुल्हन दिखते हैं तो कुछ बाराती। कोई दूल्हा मंडप में बैठा हुआ होता है तो कोई अपनी घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन के घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उन तस्वीरों में एक दूल्हे दुल्हन पर उसकी नजर रुक जाती है। आज ये चंपू बनेगा मेरा शिकार। पद्मानगर में इन दिनों अजीब सी घटनाएं एकाएक घटने लगी हैं। जिसकी भी नई नई शादी होती है उस शादी में एक भयानक चुड़ैल पहुंच जाती है। वो चुड़ैल दुल्हन की ड्रेस में होती है। चुड़ैल कभी मंडप से दूल्हे को लेकर गायब हो जाती है तो कभी सड़क से। आज भी वो एक मंडप पर पहुंच गई है जहां पर दूल्हा दुल्हन शादी के फेरे ले रहे हैं। पंडित जी मंत्र भी पढ़ रहे हैं। 7 फेरों के साथ 7 वचन लेने होंगे और शादी के बाद इन वचनों पर अमल भी करना होगा। पंडित जी दूल्हे और दुल्हन के फेरे करवा ही रहे थे कि तभी वहां वो चुड़ैल हंसते हुए पहुंच जाती है। उसे देख डर के मारे पंडित अपने मंत्र भूल जाता है। हरिओम 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 हरिओम। अपने मंत्र बंद कर पंडित, मैं तो चली दूल्हे को लेकर। अरे कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अभी तो फेरे भी पूरे नहीं हुए हैं, मुझे छोड़ दो। मैं छोड़ने के लिए नहीं पकड़ती किसी को। उसके बाद वो चुड़ैल दूल्हे को हवा में उड़ाते हुए ले जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल आती कहाँ से है और फिर जाती कहाँ है। बहरहाल उसी शहर में महेश नाम का एक लड़का रहता था। उसकी शादी आज ही दिव्या से हुई थी। वो अपनी कार से पहाड़ी वाले रास्ते से होकर अपने घर जा रहा था। विश्वास नहीं हो रहा है दिव्या, तुम मेरी पत्नी बन गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक सपना देख रहा हूँ। महेश के ऐसा कहने पर दिव्या जोर से उसे चूटी काट लेती है। वो चीख पड़ता है, अरे ये क्या कर रही है तुम? भला इतनी जोर से कोई चुट्टी काटता है क्या? अरे मैंने तो चूटी इसलिए काटी ताकि तुम्हें एहसास हो कि ये सब सपना नहीं एक हकीकत है। दिव्या की बात सुनकर महेश मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे आर्मी से रिटायर्ड पापा से मिला था। कुछ महीने पहले की बात है। महेश डरा सहमा सा दिव्या के घर में बैठा हुआ है। तभी दिव्या के पापा हाथों में बंदूक लिए उसके पास आते हैं। बंदूक को देखकर महेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अंकल ये बंदूक क्यों? अरे बरखुरदार, डरो मत। वो क्या है ना कि बहुत दिनों से पड़ी पड़ी इसकी नली जाम हो गई है। सोच रहा हूँ आज किसी पर इसका इस्तेमाल करके इसकी नली फ्री कर दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? किस पर करना है आपको इसे इस्तेमाल? अभी सामने तो तुम ही नजर आ रहे हो। अंकल मैंने क्या किया है? मैं तो सीधा साधा लड़का हूँ और मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी के बारे में सोचने की? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर दिव्या के पापा महेश की तरफ बंदूक तान देते हैं। महेश की समझ में कुछ नहीं आता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तभी दिव्या वहाँ हंसते हुए आ जाती है। अब बस भी करिए पापा, अब कितना मजाक करेंगे। देखिए तो बेचारा कितना डर गया है। चलिए दीजिए ये बंदूक, जब देखो बंदूक से सबको डराते रहते हो। उसके बाद दिव्या अपने पापा के हाथों से बंदूक लेकर उसे दूर रख देती है। ये सब मजाक था? तो तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें गोली मारने वाला हूँ? वैसे अगर तुमने मेरी बेटी को तंग किया तो मैं सच में गोली भी मार दूंगा। पापा अब फिर से शुरू मत हो जाओ। अंकल मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत हो सकता है कि ये प्यार आपके जितना नहीं हो लेकिन आपसे कम भी नहीं है। महेश के मुंह से ये बात सुनकर दिव्या के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो महेश को गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसकी बेटी को उसके जैसा या उससे भी अधिक कोई प्यार करने वाला मिल जाए।
आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई डॉटर। अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। पुरानी बातों को याद करते हुए महेश और दिव्या की कार आगे बढ़ती जा रही थी। रात हो चली थी। तभी रास्ते में उन्हें गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में एक पेड़ के नीचे दुल्हन के लिबास में एक औरत दिखाई देती है। उसके सिर से खून निकल रहा होता है। वो औरत जोर जोर से चिल्लाते हुए उनकी गाड़ी को रुकने का इशारा करती है। ये कौन है? इतनी रात को यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है और ये रो क्यों रही है? दिव्या, लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत है। महेश ने अपनी कार रोकी। कार रुकते ही वो औरत दौड़ती हुई महेश की कार के पास आती है और घबराए हुए स्वर में बोलती है, मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी दूर पर वो बेहोश पड़े हुए। आप उन्हें अस्पताल ले चलिए ना। एक्सीडेंट? हाँ, हमारी शादी भी आज ही हुई है। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी पता नहीं कैसे एक जानवर हमारी गाड़ी के आगे आ गया। मेरे पति ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने जानवर को तो बचा लिया, लेकिन हमारी कार अनबैलेंस्ड हो गई और हमारे एक्सीडेंट हो गया। पिछले कई घंटों से मैं लोगों से मदद मांग रही हूँ, लेकिन कोई हमारी मदद के लिए नहीं रुक रहा है। प्लीज आप मेरे पति को बचा लीजिए ना। उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए ना, प्लीज। उसकी बातों को सुनकर महेश और दिव्या दोनों का दिल पसीज गया। दोनों उस औरत के साथ गए। कुछ दूरी पर ही उसका पति बेहोश पड़ा था। जैसे ही दोनों उस औरत के पति के पास पहुंचे तो दिव्या की चीख निकल गई। ये आपके पति हैं? आपने तो कहा वो बेहोश है, लेकिन ये तो उनका कंकाल है। कब हुआ था आपके पति? 6 महीने पहले। उसके बाद वो औरत हंसते हुए चुड़ैल में बदल जाती है और अचानक से महेश को हवा में उड़ाकर ले जाती है और पल में बाहर गायब हो जाती है। दिव्या चीखती रह जाती है। दिव्या भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपके पति का जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे। महेश को गायब हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा था। दिव्या का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और कहां से अपने महेश को वापस ले आए। महेश कहाँ चले गए तुम? कहाँ चले गए? तुम्हारी दिव्या तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? इधर शहर में शादीशुदा लड़कों के गायब होने का सिलसिला बना हुआ था। इसी बीच दिव्या अपने पिता के कहने पर एक तांत्रिक से मिली। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से सब कुछ पता कर लिया। दिव्या, मुझे उस भटकती आत्मा और उसके मंसूबे का पता लग गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसका नाम नगमा है। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद जब उसका पति उसे लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसके पति के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। नगमा अपने पति को बार बार कह रही थी कि वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल न उठाए, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना गैर कानूनी भी है और इससे एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है। लेकिन उसके पति ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फोन पर बातें करने लगा। अचानक ड्राइविंग से उसका कंट्रोल खो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों के दोनों मारे गए। नगमा की मौत असमय हुई थी। शादी के बाद की उसकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, इसलिए वो अपने पति के साथ सुहाग रात मनाना चाहती है। इसके लिए वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है और उसे जिंदा करने के लिए 101 नए शादीशुदा जोड़ों की उसे बलि देनी होगी। वो उसी तैयारी में है, इसलिए उसने शादीशुदा लड़कों को उठाकर पहाड़ पर स्थित एक गुफा में छिपाकर रखा हुआ है। अगली अमावस्या को वो उनकी बलि देने वाली है। उसके बाद दिव्या ने तांत्रिक से इस मुसीबत का हल पूछा तो उसने उसे एक उपाय बताया। अगले दिन दिव्या हाथों में पेट्रोल और एक माचिस लेकर उसी रास्ते की ओर चल पड़ी जहां से महेश गायब हुआ था। उस दिन की तरह आज भी काफी रात हो गई थी। तभी उसे वहां वही औरत दिखाई दी जो अपने पति की बॉडी के पास खड़ी थी। दिव्या ने जैसे ही उस औरत को देखा, वो भागती हुई उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। मेरा महेश कहाँ है? कहाँ है मेरा पति? उसे वापस लाओ। मेरे पास जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये कहकर चुड़ैल वहां से उड़ने लगी। तब दिव्या ने उस चुड़ैल के पति की बॉडी पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया और उसमें आग लगा दिया, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया। ये क्या किया तूने? क्या किया?
मेरी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मार दूंगी, मैं मार दूंगी तुझे। ये कहकर चुड़ैल ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन दिव्या तैयार थी। उसने पेट्रोल उसके शरीर पर छिड़क कर आग लगा दी। चुड़ैल उस आग में जलकर भस्म हो गई। उसके बाद दिव्या ने पहाड़ पर स्थित चुड़ैल की गुफा से